देखो, अब आज की क्लास में हम लोग जितने मैक्सिमम टॉपिक्स हो सकते हैं मैं तुम्हें वो रिवाइज करवा देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले कैश फ्लो के लिए बात है कि कैश फ्लो एक बार रिवाइज करना है। तो कैश फ्लो में से एक 6 नंबर का क्वेश्चन आना है और 2 1 1 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। जो 6 नंबर का क्वेश्चन आना है उसमें आपको या तो पूरी कैश फ्लो आएगी तो ऑलमोस्ट या तो ज़ीरो एडजस्टमेंट्स आती हैं, या ऐसा हो जाता है कि कोई एक डेप्रिसिएशन की या इनकम टैक्स की, डिविडेंड की, तीनों में से कोई एक एडजस्टमेंट देंगे तो तीनों बनाने को आएगा। या ये हो सकता है कि आपको कोई एक एक्टिविटी या 2 एक्टिविटी के आंसर्स दिए हुए होंगे और आपको थर्ड एक्टिविटी पूरी बनानी होगी, बाकी 2 एक्टिविटीज़ के आंसर यूज़ करने होंगे, ठीक है। कभी भी जो तुम्हारे बुक में बड़े बड़े क्वेश्चंस इतने दिए हुए हैं 1-1 पेज के, वो नहीं आते हैं। तो इसलिए कैश फ्लो के लिए कभी मत सोचना कि इतने बड़े क्वेश्चंस आते हैं, और अब करने की ज़रूरत भी नहीं है। इसीलिए बस प्रीवियस ईयर पेपर्स करो, उसमें जो क्वेश्चंस है तो तुम्हें समझ में आएगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं। 2 नंबर का जो क्वेश्चंस आते हैं MCQs, उसमें एक तुम्हारा इनफ्लो आउटफ्लो वाला क्वेश्चन आता है ज़रूर कि कौन सा इनफ्लो आउटफ्लो है, और एक आता है जनरली जिसमें ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में से हमें बताना होता है कि कौन सी एक्टिविटी है। ये एक बेसिक फॉर्मेट है, बहुत ही रेयर चांस होता है कि थ्योरी वाला पार्ट उसमें पूछ लिया जाए, ठीक है। तो इसीलिए थ्योरी को कर तो लो ही, लेकिन बहुत ज़्यादा उस पर इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेजर ये 3 वैरायटी के क्वेश्चंस ही हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, मैं तुम्हें एक बार ये ब्रीफ दे रही हूँ कि तीनों एक्टिविटीज़ होती क्या है, कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि कौन सी एक्टिविटी में आ रहा है। इनफ्लो आउटफ्लो में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको सिर्फ इतना से देखना है कि किस एक्टिविटी से पैसा आ रहा है और कहाँ जा रहा है। मतलब जहाँ कैश आ रहा है वो इनफ्लो हो गया और जहाँ जा रहा है वो आउटफ्लो हो गया। बहुत ही सिंपल है, उसमें तो कुछ और बात ही नहीं है, ठीक है। अब बात आती है 3 डिफरेंट एक्टिविटीज़ में हम कैसे ये जज करेंगे कि कौन सी एक्टिविटी में आ रहा है। तो तुम्हारे पास जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में तुम्हारी सारी ऑपरेशनल मतलब कोर बिजनेस एक्टिविटीज़ आती हैं। जिसका भी कोर बिजनेस है उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ आती हैं। अगर किसी का होटल बिजनेस है तो उसके लिए रेंट रिसीव करना कोर एक्टिविटी है। अगर किसी का मान लो फाइनेंस का बिजनेस है तो उसके लिए इंटरेस्ट रिसीव्ड करना, डिविडेंड रिसीव्ड करना, ये उसकी कोर एक्टिविटी है। अगर किसी की डिपार्टमेंटल स्टोर है तो उसकी सेल ऑफ गुड्स कोर एक्टिविटी है। मैं टीचिंग कर रही हूँ तो मेरा ये सर्विसेज कोर एक्टिविटी है। तो हमारी कोर एक्टिविटी मतलब मेन एक्टिविटी क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो सेल परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है, गुड्स होते हैं, रॉ मटेरियल की परचेज है, सेल ऑफ गुड्स है, या हमने सैलरी पे किया, हमने वेजेस पे किए, हमने जो भी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंसेस पे किए, वो सब हमारी कोर एक्टिविटी की वजह से हो रहा है, तो वो हमारी सारी ऑपरेटिंग में आता है। तो बात ये है कि ऑपरेटिंग में हमने क्या कहा, हमने कहा ये हमारा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, इसमें से हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दी, तुम्हारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है कि ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना। तो इनके जो भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे कंपोनेंट्स हमारे ऑपरेटिंग में ही आ गए। फिर इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दिए तो हमें मिल गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आ गए, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो ये भी सारे हमारे ऑपरेटिंग, जो बिजनेस ऑपरेशन को चलाने के लिए एक्सपेंसेस हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बेसिकली हमें यही वैल्यू चाहिए होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए। फिर इसमें से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, अदर इनकम जिसे हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी कहते हैं, तो हमें मिल जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमारी फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट क्या हो गई, डिबेंचर इंटरेस्ट हो गया,
इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन हो गया, ठीक है ना। हमारा जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमारा डेप्रिसिएशन भी आ जाता है, लेकिन डेप्रिसिएशन हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है। फाइनेंस कॉस्ट के अलावा इसमें लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कोई भी इंटेंजिबल या फिक्टिशियस एसेट, इंटेंजिबल मतलब पेटेंट्स हो गया, गुडविल हो गया, फिक्टिशियस मतलब अंडरराइटिंग कमीशन हो गया, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो गया, ये कुछ भी अगर रिटर्न ऑफ हो रहे हैं तो आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी आइटम्स नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में है। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या क्या आएगा, डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंट रिसीव्ड, गेन ऑन सेल ऑफ असेट, फिक्स्ड असेट्स या इन्वेस्टमेंट्स, ये सब आ जाएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हम लोग टैक्स माइनस करते हैं, फिर कुछ रिजर्व बनाना है तो रिजर्व करते हैं, डिविडेंड देना है तो डिविडेंड दे देते हैं, और फिर ये सब देने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है, जो कि हमारी बैलेंस शीट में होता है, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि यहाँ से अगर हमें ये स्टेटमेंट पूरी अच्छे से पता है, जो कि हमें रेशियोज में भी यूज़ होती है, तो हमारे लिए जज करना आसान है कि कौन सा आइटम ऑपरेटिंग में आएगा, ठीक है। ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, इसमें अगर हम यहाँ से यहाँ पहुँचते हैं तो ये डायरेक्ट मेथड है, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमें इस पर कोई ज़्यादा एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कंपोनेंट्स पता होने चाहिए, जो तुम्हें पता ही है सेल्स रेशियोज़ की वजह से। कभी भी कैलकुलेट करने को नहीं आता क्योंकि वो सिलेबस में ही नहीं है। हमारे सिलेबस में है इनडायरेक्ट मेथड, मतलब आपको ये बैलेंस शीट वाला प्रॉफिट दिया होता है, आपको यहाँ से यहाँ पहुँचना है, तो ये इनडायरेक्ट मेथड आपके सिलेबस में है, आपको ये करना है, ठीक है। समझ में आई बात, क्लियर हुआ इतना। फिर दूसरी हमारे पास आती है ऑपरेटिंग के बाद इन्वेस्टिंग। अब इन्वेस्टिंग में, इन्वेस्टिंग का मतलब ही क्या हुआ कि जो कुछ भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कुछ भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं मतलब जो भी हमारी सेल या परचेज, सेल या परचेज, सेल का मतलब होता है डिस्पोज ऑफ, परचेज का मतलब होता है एक्विजिशन। तो अगर वो फिक्स एसेट्स या इन्वेस्टमेंट्स हम सेल परचेज कर रहे हैं, चाहे वो सेल हमने प्रॉफिट पे किया, लॉस पे किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेल हो रही है ना, बस दैट्स इंपॉर्टेंट। तो ये हमारा इन्वेस्टिंग में आएगा। और कोई भी एनी इनकम derived therefrom, ठीक है, कोई भी इनकम जो इनसे डेराइव होती है वो आएंगे, जैसे कि वही डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड एंड गेन ऑन सेल। तो जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं ये सारी हमारी यहाँ आ जाती हैं, ठीक है। तो गेन ऑन सेल हम सिर्फ इन्वेस्टिंग में नहीं लिखते। क्यों नहीं लिख रहे गेन ऑन सेल इन्वेस्टिंग में? क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग है, लेकिन हमें उससे कुछ आ नहीं रहा। अगर हमने सेल किया तो हमने सेल तो यहाँ लिख ही दी है, तो गेन ऑन सेल अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं होती, वो उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। तो अगर ये पूछा जाए कि गेन ऑन सेल कौन सी एक्टिविटी है, तो वो होती इन्वेस्टिंग ही है, क्योंकि ऑपरेटिंग में से तुम हटा ही रहे हो ना उसे। बच्चे यही गलती कर जाते हैं, क्योंकि हम जब फॉर्मेट बनाते हैं तो गेन ऑन सेल तो हम ऑपरेटिंग में ऐड कर रहे होते हैं, माइनस कर रहे होते हैं फिर से यहाँ पे, ठीक है ना। गेन ऑन सेल को हम वहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं, जबकि है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो एक बहुत ही मेजर मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, गेन ऑन सेल ऑफ असेट, ये अगर पूछा जाए कौन सी एक्टिविटी है तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है, ठीक है, समझ में आया। तीसरी होती है फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो भी फंड से रिलेटेड है, यानी कि शेयर्स,
या डिबेंचर से रिलेटेड है। अगर हमने शेयर्स या डिबेंचर इशू किए हैं, डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम किए हैं, बैंक लोन रेज किया है, बैंक लोन रीपे किया है, बैंक ओवरड्राफ्ट, तो जितने भी हमारे सोर्सेज ऑफ फंड हैं, चाहे बैंक लोन हो, बैंक ओवरड्राफ्ट हो, या किसी भी तरह की जो फाइनेंस कॉस्ट है, किसी भी तरह का जो डिविडेंड है, ये सब जो हम कर रहे हैं, ये सब मिला के हमारे लिए फाइनेंसिंग में आ जाता है। तो अब हमें क्या देखना है, जैसे कि हमने मशीनरी परचेज की और उसके बदले में हमने शेयर्स और डिबेंचर्स इशू किए। अब अगर हमने कोई असेट परचेज की, उसके बदले में शेयर्स और डिबेंचर्स इशू किए, तो हमारे पास ना तो शेयर्स डिबेंचर्स इशू करने से कोई पैसा आ रहा है, ना मशीन सेल करने से कोई पैसा आ रहा है। बेसिकली हमने मशीन के बदले में शेयर्स इशू कर दिए, ठीक है ना। हमने मशीन परचेज की तो पैसा गया भी नहीं हमारा, हमने शेयर्स इशू किए, पैसा आया भी नहीं हमारा। तो ऐसे में हम कहते हैं नो फ्लो, ना तो वो इन्वेस्टिंग है ना वो फाइनेंसिंग है, वो नो फ्लो है, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखना कि जो भी ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जहाँ पर हमारा कैश का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हो रहा, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आती हैं। फिर एक टर्म और होती है कैश इक्विवेलेंस। कैश इक्विवेलेंस, इसमें क्या क्या आता है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ठीक है ना, करंट इन्वेस्टमेंट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये सारी आइटम्स आती हैं। तो ये सब आइटम्स मिलाकर हमारे लिए कैश इक्विवेलेंसी कैटेगरी में आते हैं। तो कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो इनके बीच में हो रही है, मतलब सेल परचेज ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट्स या मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, ये भी नो फ्लो रहेगा क्योंकि इनकी वजह से कोई ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही हैं। अगर हमने कोई असेट परचेज की है इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे, हायर परचेज पे, तो भी नो फ्लो होगा क्योंकि जितना हम इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं सिर्फ वो ही हमारा आउटफ्लो हो रहा है, तो उसमें भी नो फ्लो रहेगा। अगर हम शेयर्स इशू कर रहे हैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एज अ बोनस शेयर, तो भी नो फ्लो रहेगा क्योंकि कोई फ्लो हुआ ही नहीं है उसकी वजह से, ठीक है। तो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट कैसे रहता है, सबसे पहले आप बनाते हो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। फिर कैश फ्लो, ये आपका ए बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और सी हो गया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। और ये इसी सीक्वेंस में ही रखना है, ऐसे नहीं कर सकते कि ऊपर नीचे कर दो कि फ़र्क क्या पड़ता है, प्लस ही तो करना है एंड में, तो ऐसे मत करना क्योंकि ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 हमें बता रहा है कि आखिर कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। तो इसमें आप अपनी तरफ से कभी कोई चेंज नहीं कर सकते हो। इन तीनों एक्टिविटीज़ को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमें मिल जाता है नेट इंक्रीज। अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीज, नेगेटिव है तो डिक्रीज फ्रॉम कैश या ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। ये फिगर हमें मिल जाती है। इसमें हम ऐड करते हैं
ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो हमें जो फाइनल आंसर आता है दैट मस्ट बी इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, तो ये पूरा फॉर्मेट है। तो अगर आपको ऐसा है कि 6 नंबर में पूरा क्वेश्चन देना है तो वो 6 नंबर के पूरे क्वेश्चन में वो आपको डायरेक्ट या तो ये फिगर्स दे देंगे, तो आपको फॉर्मेट बनाने के मार्क्स मिल रहे हैं कि आप फॉर्मेट सही बनाएं फिर। ठीक है, या हो सकता है इन 3 में से किसी एक या किसी 2 के आपको आंसर्स दे दे और तीसरा कि आपको अंदर के कंपोनेंट्स भी बनाने हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस की वैरायटी आ सकती है, या कोई एक बनाने को भी दे सकते हैं कि सिर्फ एक बनाएं। ठीक है, अब एक में इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में तो कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा फॉर्मेट है नहीं। ऑपरेटिंग में हमारा मेन फॉर्मेट चलता है। क्या फॉर्मेट चलता है ऑपरेटिंग में? सबसे पहले वर्किंग नोट्स में आपको नेट प्रॉफिट मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है उसका क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। जो बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है उसका क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस इज योर नेट प्रॉफिट। इसमें 3 आइटम ऐड होती हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स विदाउट एडजस्टमेंट बता रही हूँ मैं अभी कि कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स आपका जो करंट ईयर का होता है वो यहाँ लेते हैं। ठीक है, जनरल रिजर्व बेसिकली इसको लिखते हैं ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस, ये यहाँ लिखा कि हमारा पिछले साल का रिजर्व कितना था और अब इस साल कितना है, तो जो इंक्रीज हुआ है रिजर्व में वो यहाँ लिख दिया। फिर एक हमारी आइटम है इंटरिम डिविडेंड, ये हमेशा ही एडजस्टमेंट में दी होती है। इंटरिम का मतलब है जब इसे कैश डिविडेंड भी कहते हैं। कैश डिविडेंड या इंटरिम डिविडेंड मतलब ड्यूरिंग द ईयर आफ्टर 1 quarter or 2 quarter when company feels या at the end of the year if company feels that we can pay immediate dividend they declared and just pay, तो वो कैश इंटरिम डिविडेंड है वो ऐड कर देते हैं। और एक होता है प्रपोज डिविडेंड, अगर बैलेंस शीट में दिया हुआ है तो ये भी करंट ईयर का लेंगे। अगर प्रपोज डिविडेंड बैलेंस शीट में दिया हुआ है, जो कि जनरली नहीं दिया होता, तो अगर बैलेंस शीट में नहीं दिया हुआ एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है तो करंट ईयर का इग्नोर करते हैं और प्रीवियस ईयर का नेट प्रॉफिट में प्लस करते हैं, ये वाला। ठीक है, ये करके हमें मिल जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यहाँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स से हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्टार्ट होती है। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हैं, जैसे कि मान लो लॉस ऑन अर्थक्वेक हो गया या एनी नेचुरल कैलेमिटी हो गई, तो वो लॉस को हम यहाँ ऐड कर देंगे। अगर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हो गया वो भी हमारा यहाँ ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हैं जो कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं अराइज होती हैं, तो इन एक्टिविटीज़ का भी हम यहाँ ऐड कर देंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हैं वो ऐड कर देंगे। तो ये हमें मिल गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, अब इसमें हम ऐड करेंगे, चाहे तो आप लिखो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखो या आइटम्स टू बी एडेड।
नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश चार्जेस। कौन सी बताई थी? नॉन ऑपरेटिंग में क्या क्या बताया था? लॉस ऑन सेल ऑफ असेट और डेप्रिसिएशन हमारा नॉन कैश चार्ज होता है बेटा। डेप्रिसिएशन इज द सिंगल आइटम विच इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, लेकिन वो यहाँ आता है क्योंकि वो नॉन कैश एक्सपेंस है। डिबेंचर इंटरेस्ट हो गया, गुडविल रिटर्न ऑफ हो गया, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन हो गया, ये सारी आइटम्स नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है जो कि हम यहाँ ऐड कर देंगे, लेस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और फिर हमें मिल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। लेकिन ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्या हैं? वर्किंग कैपिटल चेंजेस हैं इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज एंड डिक्रीज इन करंट असेट्स। ध्यान क्या रखना है? करंट लायबिलिटीज में अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो वो यहाँ नहीं लेना, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा फाइनेंसिंग में आता है। ऐसे ही करंट असेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स नहीं लेने, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो हमारा अलग से लास्ट में आ जाता है। ऐसे ही करंट लायबिलिटीज में प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं लेना, प्रपोज डिविडेंड नहीं लेना, क्योंकि वो सब हमारा हमने पहले ही एडजस्ट कर दिया। तो बी केयरफुल कि जो तुम्हारी बैलेंस शीट की आइटम्स हैं वो बैलेंस शीट की सारी आइटम सिर्फ एक ही जगह आएंगी। पूरी बैलेंस शीट में जितनी भी आइटम है वो या तो ऑपरेटिंग में आएगा, या इन्वेस्टिंग में आएगा, या फाइनेंसिंग में आएगा। लेकिन जो एडजस्टमेंट्स होंगी नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो हमेशा दो जगह आएगी। ये रूल हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? अब इसमें से लेस क्या करेंगे? डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज एंड इंक्रीज इन करंट असेट्स। तो ये हमें मिल गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसमें से हमने लेस कर दिया टैक्स पेड, ये हमारा प्रीवियस ईयर का होगा, और ये हमें मिल गया फर्स्ट पॉइंट ये वाला, ठीक है? तो मेन ऑपरेटिंग में ही है जो इतना फॉर्मेट है। बाकी इन्वेस्टिंग में तो सिंपल है कि आप जो भी सेल कर रहे हो वो प्लस कर दो, जो भी परचेज कर रहे हो माइनस कर दो, और जो भी इनकम आ रही है रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रिसीट वो प्लस कर दो। फाइनेंसिंग में भी बहुत सिंपल आ जाता है। जब भी शेयर्स इशू कर रहे हो, अगर प्रीमियम पे इशू कर रहे हो, तो प्रीमियम ऐड कर दोगे। अगर डिबेंचर से प्रेफरेंस शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो, डिबेंचर्स को, प्रेफरेंस शेयर्स को भी नहीं, डिबेंचर्स को अगर डिस्काउंट पे इशू करो तो डिस्काउंट माइनस कर दोगे। ऐसे ही अगर रिडीम कर रहे हो तो रिडीम करने में भी डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर रहे हो, एट पार कर रहे हो, प्रीमियम पे कर रहे हो, वो ऐड कर दोगे। मतलब कहने का ये है कि जो भी नेट अमाउंट हम रिसीव कर रहे हैं, जो भी नेट अमाउंट हम पे कर रहे हैं, वो हमें लिखना है, ठीक है ना? ये ध्यान रखना है। अगर तुमने मान लो, अब यहाँ पे पूरे में एक एग्जांपल और लेके चलते हैं कि मैंने एक मशीन परचेज की और मैंने वो क्रेडिट पे लिया और मैं उसे इंस्टॉलमेंट में पे कर रही हूँ, ठीक है? अब मेरी उसकी इंस्टॉलमेंट है 1 लाख रुपए की। 1 लाख रुपए में से लेकिन 20,000 मेरा इंटरेस्ट है और 80,000 मेरा प्रिंसिपल है। मतलब ये जो 1 लाख रुपए की मैं इंस्टॉलमेंट पे कर रही हूँ, इसमें से 80,000 मेरा प्रिंसिपल है और 20,000 मेरा इंटरेस्ट है। अगर ऐसा कुछ है तो हम ये 80,000 इन्वेस्टिंग में माइनस करेंगे और ये 20,000 हमारी फाइनेंस कॉस्ट है जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है तो वहां तो प्लस हो जाएगा और फाइनेंसिंग में माइनस हो जाएगा। समझे? तो अगर ये बोला जाए कि कोई एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि टोटल पेमेंट यानी कि हायर परचेज पेमेंट या इंस्टॉलमेंट पे फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, वो हमारा इन्वेस्टिंग में भी आ रहा है और फाइनेंसिंग में भी आ रहा है, ठीक है? समझे? तो इस तरह से बी केयरफुल, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो प्रैक्टिस से आएंगे। तो जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो रोज की उतनी प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें उतने पॉइंट्स और क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है? चलो अब इसके बाद हम करेंगे एडजस्टमेंट्स। ये नोट कर लो।
चलो अब हमारे पास नेक्स्ट आता है एडजस्टमेंट्स वाला पॉइंट। एडजस्टमेंट में हम क्या कर रहे हैं, देखो जो हमारे नॉन करंट एसेट्स हैं जिसमें कि हमारे टेंजिबल एसेट्स आते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स आते हैं और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आती हैं। तीन आइटम्स आते हैं नॉन करंट एसेट्स में। टेंजिबल एसेट्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो हम उसे परचेज लेते हैं, अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो सेल भी ले सकते हैं और डेप्रिसिएशन भी ले सकते हैं। ठीक है, इट डिपेंड्स कि वो कितने अमाउंट से सेल हो रहे हैं। अगर वो एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट से कम हो रहे हैं तो डेप्रिसिएशन ले लो, अदरवाइज सेल ले लो। आप हमेशा ये चीज़ मेंशन करोगे, ऑल्दो आप लोगों के लिए इतना क्रिटिकल कभी कुछ आता नहीं है, मेंशन ही होता है कि क्या लेना है, बट फॉर मतलब ये चीज़ मेंशन नहीं करना अपने आप में तुम्हारे लिए एक डिफ़िकल्टी लेवल मेंटेन कर देता है। जो उन्हें डिफ़िकल्टी लेवल देना होता है ना पेपर में, ये अपने आप डिफ़िकल्टी लेवल मेंटेन कर देता है कि आपको खुद से सोचना है बस। तो अगर 4 लाख की मशीन है वो 380 हो गई तो डेप्रिसिएशन ले लो, 3 हो गई तो सेल ले लो। ठीक है, डेप्रिसिएशन में ले लोगे तो कुछ गलत नहीं है, 1 लाख कम 25% डेप्रिसिएशन भी हो सकता है। वट एवर यू टेक उसको लिख दो। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो रिटर्न ऑफ होते हैं और वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है तो नॉन ऑपरेटिंग में प्लस हो जाते हैं। लेकिन अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो इन्वेस्टिंग में से माइनस होते हैं। तो एक यही आइटम ऐसी है जो 2 अलग अलग तरह से ट्रीट हो रही है। मतलब जितने भी इंटेंजिबल एसेट्स हैं अगर वो कम हो रहे हैं तो हमारे रिटर्न ऑफ ले रहे हैं, लेकिन अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो वो परचेज है तो वो इन्वेस्टिंग में माइनस होगी। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स अगर इंक्रीज हो रही है तो परचेज लेंगे और इन्वेस्टिंग में माइनस करेंगे। जैसे ये भी इन्वेस्टिंग में माइनस करेंगे और सेल है तो इन्वेस्टिंग में प्लस करेंगे। और डिक्रीज हो रही है तो सेल लेंगे और इन्वेस्टिंग में प्लस करेंगे। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में कभी भी गलती मत करना डेप्रिसिएशन की। ये एक कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे कर देते हैं, क्योंकि वो लोग फिक्स एसेट्स को ट्रीट करते हुए आते हैं तो जैसे डिक्रीज होता है डेप्रिसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट्स डेप्रिशिएट नहीं होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये है। अब अगर एडजस्टमेंट गिवन है तो हम नॉन करंट एसेट्स या फिर फिक्स एसेट्स से बता देती हूँ। फिक्स एसेट अकाउंट एट नेट और बुक वैल्यू, नेट वैल्यू पे या बुक वैल्यू पे हम इसे बनाते हैं। तो फिक्स एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है और ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया। तो ये ओपनिंग बैलेंस हो गया और ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया। अब असेट की वैल्यू कम कैसे कैसे हो रही है, बाय डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ड्यूरिंग द ईयर। ये वैल्यू ऑपरेटिंग में प्लस होती है, बाय बैंक ये इन्वेस्टिंग में प्लस होती है और बाय लॉस ऑन सेल ये ऑपरेटिंग में प्लस होती है। तो देखो क्रेडिट साइड की सारी आइटम प्लस में आ रही हैं। ठीक है ना, क्रेडिट साइड की कोई भी आइटम माइनस में नहीं जा रही है, प्लस में ही जा रही है। अब डेबिट साइड के आइटम्स में आते हैं। टू बैंक, ये अगर सेल हो रहा था तो ये परचेज हो रहा है जो कि इन्वेस्टिंग में माइनस होगा। गेन ऑन सेल जो कि ऑपरेटिंग में माइनस होगा। और अगर हमने एसेट परचेज की है उसके बदले में हमने शेयर्स इशू किए हैं
डिबेंचर्स इशू किए हैं या हमने क्रेडिट पे ली है, तो ये नो फ्लो है, कोई फ्लो नहीं हो रहा अगर हमने क्रेडिट पे लिया तो। इस तरह से ये अकाउंट बन जाएगा फिक्स एसेट्स, जो कि बुक वैल्यू पे बन रहा है, नेट वैल्यू पे बन रहा है। लेकिन अगर तुम्हें फिक्स एसेट अकाउंट एट कॉस्ट बनाने को बोले, हमें कैसे पता चलेगा कि एट कॉस्ट बनाना है? हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि आपको बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये आपको गिवन है। तो अगर आपको बैलेंस शीट में दोनों वैल्यूज गिवन है, तो इसका मतलब आपका जो असेट अकाउंट है वो एट कॉस्ट बन रहा है। इसमें कहीं कोई चेंज नहीं आना। जैसे टू बैलेंस बीडी है, ये एज इट इज़ रहेगा। टू बैंक है, एज इट इज़ रहेगा। टू गेन है, एज इट इज़ रहेगा। टू शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स या वेंडर, एज इट इज़ रहेगा। डेबिट साइड पे कोई चेंज नहीं आ रहा। क्रेडिट साइड पे सिर्फ एक वैल्यू चेंज आएगी, डेप्रिसिएशन की जगह यहाँ आ जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बाय बैंक, बाय लॉस ऑन सेल और बाय बैलेंस शीट। सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कौन सा है? ये है डेप्रिसिएशन ऑन असेट सोल्ड। तो ये वाली जो वैल्यू है ये है डेप्रिसिएशन ऑन असेट सोल्ड। तो बाय बैलेंस बीडी, क्रेडिट बैलेंस हुआ, टू बैलेंस सीडी। तो अब एक यही फिगर तो थी जो अभी तक कहीं पे भी नहीं आ रही, तो ये डेप्रिसिएशन चार्ज यहां आ जाएगा। तो देखा जाए तो कहीं कोई चेंज ही नहीं हुआ। ठीक है, समझ में आई ये बात? क्लियर हो गया ना? तो इस तरह से ये हमारा अकाउंट बन जाता है। तो ये एक एडजस्टमेंट है। जनरली अगर मान लो एक एडजस्टमेंट देनी है तो डेप्रिसिएशन की आ गई। अगर सारी एडजस्टमेंट देनी होंगी तो फिर वो कोई एक ही एक्टिविटी पूछेंगे। ठीक है, नोट करो, फिर आगे की एक्टिविटी बताती हूँ। अब एक एडजस्टमेंट क्या है? प्रोविजन फॉर टैक्स की। प्रोविजन फॉर टैक्स में मैंने बताया था कि जो प्रीवियस ईयर का होता है उसे पेड लेके चलते हैं, जो ऑपरेटिंग में माइनस होता है एट द एंड। फिर जो करंट ईयर का होता है उसे ड्यू लेके चलते हैं, जो कि नेट प्रॉफिट में प्लस होता है। लेकिन अगर आपको नीचे एडजस्टमेंट्स गिवन है, तो एडजस्टमेंट्स अगर गिवन हो तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट हम बनाते हैं। तो बाय ओपनिंग बैलेंस टू क्लोजिंग बैलेंस, फिर यहाँ पे एक फिगर आती है टू बैंक अकाउंट टैक्स पेड, और बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट प्रोविजन मेड। ठीक है, तो ये वाली जो फिगर्स हैं, प्रोविजन मेड हमारी नेट प्रॉफिट में प्लस होती है और टैक्स पेड हमारी ऑपरेटिंग में माइनस होती है। तो अगर आपको इन दोनों में से कोई एक एडजस्टमेंट गिवन है तो हम ये अकाउंट बनाएंगे। 3 फिगर्स हमें गिवन होंगी, चौथी फिगर हमारी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। रिफंड ऑफ टैक्स अगर गिवन हो तो चाहे ये फिगर हो चाहे ये फिगर हो। अगर हम ये वाला लेके चल रहे हैं विदाउट एडजस्टमेंट तो ये फिगर हो ये फिगर हो, हर एक फिगर में से रिफंड
ऑफ टैक्स माइनस कर देते हैं हर जगह से, ठीक है। तो ये फिक्स्ड है कि हर जगह से ही माइनस होता है, इसमें कुछ एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। अब हम थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन है लास्ट ईयर के जो पेपर्स हैं बोर्ड के अलग अलग जगह के, उनमें से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले इस पेपर का कोड क्या है, 6743, यही है ना। इसका कैश फ्लो का क्वेश्चन करते हैं। इस पेपर में जब तुम क्वेश्चन देखोगे तो देखो पूरे एक पेज पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगले पेज पे सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है एडजस्टमेंट्स की और कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब यहाँ पे बच्चों को एकदम से क्या एग्जाइटी में आ जाता है। इवन लास्ट ईयर कुछ बच्चों ने पूरा पेज देखते ही उनको लगता है लो मैम ने तो बोला था इतना बड़ा क्वेश्चन कभी आता ही नहीं है फुल पेज का, ये कहाँ से आ गया। अगला पेज पलट के रीडिंग टाइम में भी उस पर ध्यान नहीं दिया और उतनी देर में ही टेंशन में आ गए। आप एक सेकंड के लिए जब टेंशन में आ जाते हो ना एग्जाम में, उसी एक सेकंड की टेंशन से आप अपना बहुत सारा नुकसान कर डालते हो। सो ट्राई टू बी काम ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। रीडिंग टाइम दिया ही इसीलिए गया है कि आप एकदम से शॉकिंग उस पे स्टेज पे ना आए। तसल्ली से पेपर को पूरा पढ़ें और ये चीज़ नोटिस कर लें कि एडजस्टमेंट हमें अलग पेज पे दी हुई है और उसमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग निकालना है, तो उसे अंडरलाइन कर लें। अंडरलाइन करना अलाउड होता है एग्जाम में, वो अंडरलाइन कर लें, ठीक है, जिससे कि आपको ये पता रहे कि हमें सिर्फ ऑपरेटिंग निकालना है और कुछ नहीं निकालना। तो इतने बड़े क्वेश्चन को देख के नहीं घबराना। ये भी तो बोला है ना मैम ने कि जब कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा तो उसमें कोई एक ही एक्टिविटी निकालने को आएगी, ठीक है। तो ये हो जाता है। चलो अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 लास्ट क्वेश्चन ही आता है। इसमें है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट, हमें 23 और 22 की बैलेंस शीट दी है। फिर नीचे हमें नोट्स टू अकाउंट में रिजर्व एंड सरप्लस, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स दिए हैं और हमें एडजस्टमेंट दिए है। ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग ₹3 lakh on which accumulated depreciation 45,000 was sold for 135. कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। हमें से ये समझ में आ गया कि हमें टेंजिबल एसेट्स और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2 लेजर्स बनाने हैं वर्किंग नोट्स में। तो पहले वर्किंग नोट्स बना लो। अब वही रहेगा प्रिंसिपल करने का काम कि आप फर्स्ट पेज पे वर्किंग नोट बनाओ, पीटीओ लिखो और नेक्स्ट पेज से मेन सॉल्यूशन ऊपर बड़ा बड़ा लिख के फिर स्टार्ट करो। दिस इज द वे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे टेंजिबल एसेट्स, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, टेंजिबल एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है 10 लाख और 1850। डेप्रिसिएशन का है 1 और 250। ठीक है। मशीन कॉस्टिंग ₹3 lakh ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 45। तो 2 टेंजिबल एसेट, यहाँ पे क्या आता है डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड, तो वो हमारा कितना है ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 45। तो तुम्हारे पास बुक वैल्यू कितनी आ गई, बुक वैल्यू होती है कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, तो 3 लाख माइनस 45, $255।
255 की चीज आपने बेची कितने में है? 135 में। $255 की चीज अगर 135 में बेच रहे हो तो प्रॉफिट तो है वो नहीं रहा, नुकसान ही हो रहा है। कितने का? 1,20,000 का। तो यहां जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो परचेजेस आ गई। कितनी आ गई परचेजेस? 11,50,000। ठीक है, तो इस तरह से दोनों बन गए। अब हमें बनाना है मेन सोल्यूशन अगले पेज पे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एक मिनट, चार्जिंग। देखो सबसे पहले हमारे पास नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट में हमने 4 से 5 लाख हो गया, एक लाख ये हो गया। टैक्सेशन के लिए हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई, तो टैक्स हमने करंट ईयर का लिख दिया 80,000। ठीक है, रिजर्व का इसमें कोई पॉइंट है ही नहीं, डिविडेंड का कोई पॉइंट है ही नहीं। अब ये चीज आप अपने वर्किंग नोट्स में भी दिखा सकते हो, और अगर तुमने कैश फ्लो में भी दिखा दिया तो कुछ गलत नहीं है। मतलब कैश फ्लो में दिखाना कोई ऐसा गलत नहीं है, दिखा भी सकते हो। यूजुअली इट इज शोन आउटसाइड द कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिर इसमें हमने ऐड किया नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश डेप्रिसिएशन। कितना था डेप्रिसिएशन? ये रहा 1 लाख। लॉस ऑन सेल 1,20,000। इधर से देखो जरा, इंटेंजिबल एसेट 2 लाख से 1,40,000 हो गया, यानी कि गुडविल रिटर्न ऑफ 60,000। डिमोर्टाइजेशन नहीं होगी? हाँ, एमोटाइजेशन लिख लो चाहे रिटर्न ऑफ लिख लो, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद हमें और तो कोई आइटम दी नहीं हुई है ऑपरेटिंग की, तो ये आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ये गुडविल रेट, और ये सब फुल फॉर्म्स में ही लिखना। ये मैं तुम्हें थोड़ा जल्दी की वजह से करवा रही हूँ, लेकिन फुल फॉर्म्स में ही लिखना। तो गुडविल रिटर्न ऑफ को तुम एमोटाइजेशन भी लिख सकते हो। इन सब का टोटल किया कितना हो गया? करो टोटल। प्रोविजन नहीं करना चाहिए। कौन सा प्रोविजन बेटा? 20 लाख प्रोविजन करना है टैक्सेशन का। एक मिनट, तुम क्या कह रही हो? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 60,000 से 80,000। तो ये करा ना हमने टैक्स करंट ईयर का, ऊपर लिख तो दिया करंट ईयर का। इसका चेंज नहीं डालेंगे? चेंज नहीं डालते, वही तो बता रही थी मैं तुम्हें टैक्सेशन में, कि टैक्सेशन में चेंज नहीं आता। करंट ईयर का हम नेट प्रॉफिट में ऐड करते हैं, प्रीवियस ईयर का ऑपरेटिंग में लेस करते हैं एंड में। तुम क्या कह रही हो बेटा? 195 डेप्रिसिएशन। अच्छा हाँ, सॉरी, यहाँ पे हमने निकाला ही नहीं ना। ये आ गया 295 और 195, राइट। ये उस समय बीच में मिस हो गया था ना। अब इसका टोटल कितना आ रहा है? 555। ये आ गया। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज के नाम पे हमें इसमें दिया हुआ है
सिर्फ ट्रेड पेबल्स दिए हुए हैं 1,60,000, तो ये तो इंक्रीज ही हो रहा है, तो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स कितना हो गया, 60 से 1,00,000 हो गया तो 40,000। करंट असेट्स कोई डिक्रीज हो रहे हैं, इन्वेंट्रीज डिक्रीज नहीं हो रही, ट्रेड रिसीवेबल्स डिक्रीज नहीं हो रहे, बस ठीक है। तो फिर लेस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, इंक्रीज इन करंट असेट्स। करंट लायबिलिटी डिक्रीज तो कोई हो ही नहीं रही, करंट असेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज, और इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। कितना कितना हो गया, नहीं वही तो मैं बता रही हूँ, शॉर्ट टर्म प्रोविजन इज प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स हमने यहाँ ले लिया। स्टार्टिंग में मैंने क्या कहा था कि प्रोविजन फॉर टैक्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब नहीं लेते हम लोग, हम हर आइटम की एक ही जगह ट्रीटमेंट करते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स हमने यहाँ ले लिया तो हम आगे कहीं नहीं लेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स का ऐसे नहीं होता कि जो प्रोविजन इंक्रीज और डिक्रीज हुआ उसको एडलेस करके लास्ट में जो टैक्स है करंट ईयर का वो माइनस कर देते हैं। हाँ, तो वो करंट ईयर का टैक्स लास्ट में माइनस करेंगे ना। अभी लास्ट तक पहुंचे कहाँ हैं हम, अभी पहुंचने दो वहां तक। $50,000 और ट्रेड रिसीवेबल्स हैं 2,00,000। अब ये वाली फिगर, ये सारा हमारा इनर कॉलम में आएगा। अब जो फाइनल फिगर आएगी बाहर वो हम आउटर कॉलम में लिखेंगे, विच इज, बताओ कितनी आ रही है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कितनी आई है टोटल फिगर, 355, 345। और फिर इसमें से हमने लेस किया टैक्स पेड जो कि प्रीवियस ईयर का हुआ। प्रीवियस ईयर का टैक्स कितना था, 60,000। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में इसमें तो मेंशन किया हुआ है कि ये प्रोविजन फॉर टैक्स है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म प्रोविजन लिखा है और उसमें मेंशन नहीं भी किया तो भी इसको हमेशा प्रोविजन फॉर टैक्स ही एज्यूम करते हैं। ठीक है, ये आ गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कितना हो गया, और इसके नीचे डबल लाइन आएगी। फिर समझ में आया कैसे करना है। जो ऑपरेटिंग में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होते हैं वो होते क्या है, ये जो नेचुरल कैलामिटीज वाला लॉस होता है या प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन होता है, ये सब होते हैं। ये वाला क्वेश्चन करते हैं एक और प्रीवियस ईयर के पेपर का, ठीक है, दूसरे एक पेपर का, तो हमारा कैश फ्लो ऑलमोस्ट एक लेवल पर हो जाएगा। ठीक है, ये पेपर का कोड है 6733। अब इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया कैलकुलेट कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हमें उसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है, और फिर हमें नेक्स्ट बोला गया कैलकुलेट कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 6 नंबर का है तो 3-3 नंबर के दोनों हो गए। ठीक है, तो पहले हम ए पार्ट करते हैं इसका, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब हमें ये पता है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, हमें इसमें प्लांट एंड मशीनरी दी हुई है, उसकी एडजस्टमेंट दी हुई है तो उसका अकाउंट बनाना होगा। हमें गुडविल दी हुई है जो कि हमें दिख रहा है कि इंक्रीज हो रही है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी फिगर्स आ सकती हैं इसमें, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगा, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड परचेज ऑफ
गुडविल। ठीक है, हमें यहाँ पे दिख भी रहा है कि मशीन की जो सेल हो रही है वो 62,000 की हो रही है, तो मैंने ये भी लिख दी 62,000। मुझे गुडविल भी दिख रही है कि 80 से 180 हो रही है, तो मैंने परचेज ऑफ गुडविल भी लिख दिया 1 लाख। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो फिगर डायरेक्टली है वो पहले लिख दो। 3 नंबर का क्वेश्चन है, तीनों फिगर्स का एक एक नंबर, तो कम से कम हमने 2 नंबर तो अपने सिक्योर कर लिए ना। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं बनाना इसमें, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट वर्किंग नोट्स में बना दिया। टू बैलेंस पीडी बाय बैलेंस सीडी कितना कितना है? 3 और 4 10। ठीक है, मशीन कॉस्टिंग रुपीज 85,000, डेप्रिसिएशन ऑन 15,000, यानी कि बुक वैल्यू विच इज कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन 85,000 माइनस 15,000, दैट इज 70,000। सोल्ड फॉर 62,000, सेल हमने की 62,000, तो 8,000 का लॉस यहाँ लिख दो। बाय बैंक 62, बाय लॉस ऑन सेल 8, बाय डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया है? नेक्स्ट लिखा है ना, चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 48। देखो, अगर हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते तो इसमें हम 15,000 लिखते, लेकिन हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट तो नहीं बना रहे, यानी कि हमें जो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं ये बुक वैल्यू पे बना रहे हैं। हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस तो नहीं गिवन, तो हम वो नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये आ गया तुम्हारा टोटल कितना आ गया, और यहां से हमने ले लिया टू बैंक बैलेंसिंग फिगर, ये आ गई परचेजेस। ठीक है, तो ये आ गया 70, 480, 528, उसमें से 3 यहाँ चला गया तो 228। तो यानी कि 48,000 क्योंकि बेटा अगर हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते तो हम ये 15,000 का यहाँ पे लिखते, बट बिकॉज वी आर नॉट प्रिपेयरिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट तो हम ये 15,000 नहीं लिखेंगे। हम इसका मतलब मशीनरी अकाउंट बुक वैल्यू पे बना रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर लिखेंगे 48,000। अगर यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनता तो 15 लिखते। समझ में आई ये बात? अब यहाँ पे 228 की परचेज ये हो गई, तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कितना कैश यूज हो रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ये निकाल लो। 66,000 है? 2,66,000 अच्छा 266 हो गया ना। हाँ यूज लिख दिया ना मैंने। अगर मैं यहाँ यूज नहीं लिखती, यहाँ पे लिखती कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो मैं यहाँ पॉजिटिव रख लेती। समझ में आया? अब फाइनेंसिंग पर आ जाओ, बी पार्ट पे। ठीक है, इसमें क्या क्या आ रहा है देखो, इसमें कोई अकाउंट बनाना ही नहीं। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 से 15 लाख हो रही है, तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स
5 लाख हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट कम हो रहा है, रीपेमेंट, मुझे ऐसा लग रहा है इस क्वेश्चन को कराते हुए कि मैंने बहुत रिसेंटली ये क्वेश्चन कराया है। सेम ना, वही मुझे फील आ रहा था कराते हुए। रीपेमेंट हो गई 30,000 की। लोन फ्रॉम बैंक, receipts from loan from bank 1 लाख। interest paid on bank loan 60,000 और डिविडेंड पेड 1,10,000। कितना आंसर आ गया? 6 लाख और ये आ गया 1,70,000 2 लाख, 4 लाख आ गया। ठीक है, क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं है, मैं जितनी मर्जी करके दिखा दूंगी। प्रैक्टिस आपको ही करनी है, तो प्रैक्टिस अपनी अच्छे से करो, बट बहुत बड़े क्वेश्चंस में मत घुसना, एक तो बिल्कुल भी। दूसरा, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। क्वेश्चन एक बार करो, नहीं आ रहा, एक बार और ट्राई करो, नहीं आ रहा, मुझे बता दो, मैं करा दूंगी। अब वो टाइम नहीं है कि इतने बड़े चैलेंजेस लो कि हम चाहे 4 घंटे लगाएं, हमें खुद करके रहेंगे, नहीं, इतना टाइम नहीं लगाना। कायदे से 6 नंबर का क्वेश्चन है, आपका मैक्स टू मैक्स 10 मिनट में हो जाना चाहिए। कायदे से तो ये 8 मिनट में होना चाहिए, लेकिन मैक्स टू मैक्स 10 मिनट में हो जाना चाहिए। अब अगर आपका 10 मिनट में नहीं हो रहा, 15 में हो रहा है, 20 में हो रहा है, तो उसको स्पीड बढ़ाने के लिए और प्रैक्टिस करो जब तक कि वो 8-10 मिनट पे ना आ जाए। आंसर सही नहीं हो रहे, एक बार और ट्राई करो, नहीं हो रहा मुझे बता दो, मैं वो क्वेश्चन सारे तुम्हें सॉल्व करके दिखाने को तैयार हूँ, ठीक है। बट डोंट वेस्ट टाइम, डोंट टेक सो मच चैलेंजेस, ठीक है। प्रैक्टिस पे, कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करो, ठीक है। ओके, तो एडमिशन के क्वेश्चंस में जो प्रॉब्लम आई, क्वेश्चन नंबर 9 जो टीएस का है, सबके पास है ये क्वेश्चन, है ना? इसके सारे पार्ट्स करके दिखा दूं। देखो, पहला पार्ट क्या है, ग्रुप में भेजा हुआ है। R&T are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. तो R&T 3:2. S joins the firm. R surrenders 1/4 of his share. S joins R surrenders 1/4 of his share, 1/4 of 3/5, तो 3/20 इसने किया। एंड T 1/5 of his share, T surrenders 1/5 of his share। ये हो गया। और कुछ इंफॉर्मेशन है इन फेवर ऑफ S। तो अब R का न्यू शेयर निकालो। R ने 3/5 में से 3/20 सरेंडर कर दिया। फिर T's न्यू शेयर 2/5 8/25 और S। अब देखो, उनके में हमने लिखा R's न्यू शेयर, T's न्यू शेयर, यहाँ पे लिखेंगे S शेयर, ठीक है, क्योंकि न्यू तो है ही नहीं ना, इसका तो नया पार्टनर है। इसने 3/20 लिया R से, 2/25 लिया यहाँ से,
100, ये हो गया 15 प्लस 8, 23/100। तो R, T और S 9/20, 8/25, 23/100, इसको 5 से कर दिया, इसको 4 से कर दिया, तो 45, 32 एंड 23 न्यू PSR आ गई। अगर इसी में सैक्रिफाइसिंग बोलते तो ये इनकी सैक्रिफाइसिंग है, तो सैक्रिफाइसिंग कितनी हो जाती, 3/20, 2/25, तो ये आ जाता 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया 15:8, ये सैक्रिफाइसिंग रेशो आ जाती है। ठीक है, तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशो हो गई और ये न्यू रेशो हो गई। ठीक है, क्लियर हुआ? अब इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। हमें बोला A and B are partners, they admit C for 1/4 share. In the future the ratio between A and B would be 2:1. अब हमें A और B की ओल्ड रेशो नहीं पता, हमें ये पता है C 1/4 शेयर के लिए आया है, और हमें ये पता है कि जो न्यू रेशो होगी A and B की वो 2:1 होगी, ये बात हमें पता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे लेट द टोटल शेयर बी 1। अगर टोटल शेयर 1 है तो इसका मतलब C का शेयर अगर 1/4 है तो रिमेनिंग शेयर कितना हो गया, 3/4। तो इसमें A का न्यू शेयर कितना होगा, इस 3/4 को A एंड B किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 2:1 में, यानी कि A का शेयर हो गया 2/3 ऑफ 3/4, हम ये कह सकते हैं 1/2। सिंप्लीफाई नहीं भी करो तो चलता है, लास्ट में सिंप्लीफाई कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। B का न्यू शेयर 1/3 ऑफ 3/4 दैट इज 1/4। तो A, B और C 1/2, 1/4, 1/4, तो 2:1:1 इज न्यू PSR। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हो गया? थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में है A एंड B 3:2 की रेशो में है। They admit C for 1/5 शेयर, ठीक है। C acquires 1/5 of his share from A, ठीक है। C अपने शेयर का 1/5 फ्रॉम, यानी कि A ने कितना सरेंडर किया है, 1/5 ऑफ 1/5, ठीक है। लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ो। C admit for 1/5 शेयर, C acquires 1/5 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/5 उसने A से लिया, एंड 4/5 फ्रॉम B, अपने शेयर का जो 4/5 है वो B से लिया, यानी कि जो बचा हुआ शेयर है वो B से लिया। तो B सरेंडर, यानी कि इसका 1/5 में से 1/25 तो A से लिया, तो बचा कितना, 4/25 उसने B से लिया, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट थोड़ा सा टेक्निकल है कि अपने शेयर का नहीं, वो उसके शेयर का, यानी कि नए पार्टनर के शेयर का हमें निकालना है कि 1/5 ऑफ 1/5, 1/25 उसने A से लिया, और जो बचा हुआ है यानी कि 1/5 में से ये वाला जो C का था और ये वाला A का था, तो ये B का आ गया, ठीक है। वही तो बता रही हूँ कि ये C का था, ये A का था, तो जो बचा हुआ है वो उसने B से लिया, ठीक है। अब हमें निकालना है A's न्यू शेयर। A का न्यू शेयर कितना हो गया,
3/5 में से उसने 1/25 दे दिया, 14/25, ठीक है। बी का न्यू शेयर 2/5 माइनस 4/25, 6/25। तो ए, बी और सी 14/25, 6/25, 1/5, तो 14:6:5, ये न्यू रेशो आ गई। अगर सेक्रीफाइसिंग रेशो बोलते तो सेक्रीफाइसिंग रेशो ए और बी की होती 1/25 और 4/25, यानी कि 1:4, ये सेक्रीफाइसिंग रेशो होती। समझ में आया? क्लियर हो गया? नेक्स्ट केस करा दूं पक्का? नेक्स्ट केस में है ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स। ए, बी और सी 1/2, 1/3 और 1/6, यानी कि ये है ना, यानी कि 3:2:1 है। डी जॉइंस द फर्म एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर, ठीक है। डी अपना 1/6 शेयर रख रहा है और सी अपना ओरिजिनल शेयर रख रहा है। कितना है सी का ओरिजिनल शेयर? 1/6। तो अगर टोटल शेयर 1 है तो ए एंड बी के लिए क्या बचा? 1 में से 1/6 और -1/6, ठीक है। 1 में से 1 - 6 ये तो डी का था और सी ने भी अपना ओरिजिनल रखा, तो यानी कि इन दोनों के लिए कितना बच गया? 4/6 बचा। 4/6 को ये लोग इस रेशो में, यानी कि एज न्यू शेयर 3/5 ऑफ 4/6, क्योंकि ये ए और बी का है ना, तो ये हम करेंगे 30 और बीज न्यू शेयर 2/5 ऑफ 4/6 30। तो ए, बी, सी और डी 12/30, 8/30, 1/6, 1/6। तो रेशो क्या आ गई? 12:8:5:5, न्यू रेशो, ठीक है। यहाँ पे अगर सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी है तो सेक्रीफाइसिंग रेशो हम ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल देंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? पक्का? अब नेक्स्ट केस आता है ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स। 5th है ना ये। दे एडमिट सी एंड डी, उन्होंने सी को एडमिट किया और डी को एडमिट किया फॉर 1/5 एंड 1/6 शेयर। ये बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था ना, जिसमें ओरिजिनल शेयर रिटेन करते हैं, बिल्कुल वैसा ही हो गया कि अगर टोटल शेयर B1 तो ए एंड बी के लिए कितना बचा? 1 - 1/5 - 1/6, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 30 - 6 - 5 कितना हो गया? 19/30, यही आ गया ना। अब ए का न्यू शेयर इक्वल शेयर है, दोनों का एक साथ निकाल सकते हो, ए एंड बी न्यू शेयर 1/2 ऑफ 19/30, तो 19/60 हो गया। तो ए, बी, सी और डी 19/60, 19/60,
1/5 1/6। इधर 12 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इधर 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो 19:12:10। ये हमारा न्यू रेशो आ गई। सैक्रिफाइसिंग निकालनी हो तो वही तुम इसमें सैक्रिफाइसिंग में निकालोगे ना तो इक्वल ही जाएगी, क्योंकि न्यू रेशो तो इन दोनों के इक्वल ही है ना, तो सैक्रिफाइस भी इन्होंने इक्वल रेशो में ही किया है। ठीक है, नेक्स्ट है A एंड B आर पार्टनर्स 5:3। C is admitted for 3/10 share of profit. Half of which was gifted by A, यानी कि इसका हाफ A ने दिया, and remaining share was taken by C equally from A and B, और जो इसका रिमेनिंग बचा उसका हाफ और हाफ A और B से मिला। ये चल रही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब पहले तो ये वाला हाफ निकाल दो, 1/2 ऑफ 3/10, ये कितना हो गया 3/20, यानी कि ये भी 3/20 हो गया। फिर 1/2 ऑफ 3/20, 3/40 और 3/40। समझे कि हाफ 1/2 ऑफ 3/10 3/20, फिर 3/20 का हाफ ये हो गया। तो A का न्यू शेयर 5/8 में से उसने 3/20 दिया, उसने 3/40 दिया, तो कितना हो गया 25 6 3, तो 16/40। B के न्यू शेयर में से 3/8 में से उसने 3/40 दिया, तो A, B और C 16/40, 12/40 और 3/10, तो 16:12:12, यानी कि 4:3:3। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गई। समझ में आया। अगर सैक्रिफाइसिंग निकालनी हो तो हम इसने ये दोनों मिला के सैक्रिफाइस किया और इसने इतना सैक्रिफाइस किया, यानी कि A ने सैक्रिफाइस किया 3/20 प्लस 3/40, 6 + 3 9/40। B ने सैक्रिफाइस किया 3/40, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 9:3, 3:1। ठीक है, समझ में आई बात। तो इस तरह से रेशियोज के क्वेश्चंस हम करते हैं। गॉट इट, हो गया। और कोई देखो, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है? डिबेंचर्स एक तरह से हमारा लॉन्ग टर्म डेप्ट होते हैं, ठीक है। डिबेंचर्स एक एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट होता है, एक पेपर है जिसपे मेंशन होता है कि एक कंपनी ने जनरल पब्लिक से कितना डेप्ट लिया है, उसे हम डिबेंचर कहते हैं, ठीक है। तो डिबेंचर्स जनरली लॉन्ग टर्म होते हैं। शॉर्ट टर्म अगर होने होंगे तो उनको जीरो कूपन बॉन्ड्स की फॉर्म में कहते हैं हम, और अगर लॉन्ग टर्म भी हैं तो जिस ईयर वो रिडीम होने होते हैं, वापस करना होता है हमें, उस ईयर वो करंट लायबिलिटी में आ जाते हैं। नॉर्मली वो नॉन करंट लायबिलिटी में शो करते हैं हम, ठीक है। ये इसकी बेसिक सी बातें हैं। अब डिबेंचर्स पे जो इंटरेस्ट होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, मैंडेटरी होता है। इवन इफ कंपनी इज इंकरिंग लॉसेस, कंपनी को डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट देना ही पड़ता है, ठीक है। हमारे पास रिडीमेबल डिबेंचर्स भी होते हैं, इररिडीमेबल डिबेंचर्स भी होते हैं। हालांकि इररिडीमेबल डिबेंचर्स कंपनी इशू नहीं कर सकती अब। ऐसे ही सिक्योर्ड भी होते हैं, अनसिक्योर्ड भी होते हैं। तो सिक्योर्ड का मतलब हो गया जिनके अगेंस्ट कुछ ना कुछ आपने, कंपनी ने कुछ ना कुछ
सिक्योरिटी एज अ मॉर्गेज रखी हो, अनसिक्योर्ड जिसके अगेंस्ट नहीं रखी, तो एज पर न्यू लॉ हमारा अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स भी हम इशू नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे थ्योरेटिकल में एमसीक्यूज़ में इसमें से आ जाती हैं। ठीक है, जब हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो हमें एक तो ये पता होना चाहिए कि इशू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्रीज फॉर कैश, फॉर अदर देन कैश, एज कोलेटरल सिक्योरिटी, ये कुछ टॉपिक हैं जो हमारे इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश, तो ये बिल्कुल बेसिकली अगर देखा जाए तो वैसे ही होती हैं जैसे कि शेयर्स की होती हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, प्रोराटा, सब होता है इसमें भी। तो वो क्वेश्चंस रेयरली आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते। उसमें कुछ नहीं करना, जैसे आपका शेयर्स में होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वैसे डिबेंचर्स में होता है डिबेंचर एप्लीकेशन, फिर डिबेंचर अलॉटमेंट, फिर डिबेंचर फर्स्ट कॉल, प्रोराटा है तो जैसे प्रोराटा शेयर्स में था वैसे ही इसमें आएगा, सब कुछ सेम है। तो इसलिए हम उसको डिटेल में कभी भी डिबेंचर्स में पढ़ते ही नहीं है क्योंकि कोई नीड नहीं है। ठीक है ना। अब बात आती है कि जब हम फॉर कैश के लिए करते हैं तो हमारे पास हमें पता है कि इशू और रिडेम्पशन, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब भी डिबेंचर्स इशू होते हैं तो एक ट्रस्ट डीड बनाई जाती है। ट्रस्ट डीड क्या होती है? एक ऐसी डीड जिसमें डिबेंचर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है, फेस वैल्यू कितनी है, कितना इंटरेस्ट कैरी कर रहे हैं, ठीक है, इंटरेस्ट हम एनुअली देंगे, हाफ ईयरली देंगे, कैसे देंगे, रिडेम्पशन कितने दिन में करेंगे, इशू की कंडीशंस क्या है, रिडेम्पशन की कंडीशंस क्या है, क्या सिक्योरिटी रखी है, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन ट्रस्ट डीड। तो इशू करते समय बताना पड़ता है। अब इशू जो होता है वो एट पार भी हो सकता है, एट प्रीमियम भी हो सकता है और एट डिस्काउंट भी हो सकता है, लेकिन रिडीम या तो एट पार होता है या एट प्रीमियम होता है। ठीक है, तो डिस्काउंट में ये है कि 10% से ज़्यादा का डिस्काउंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अब जब भी हम इशू करते हैं तो रिडेम्पशन की कंडीशन उसके साथ ही करते हैं। तो हमेशा 2 एंट्रीज होती हैं, कभी भी एंट्रीज को क्लब करने की कोशिश मत करो। मतलब ये मत सोचो कि 2 एंट्रीज की जगह एक करते हैं। जैसे इवन चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे शेयर्स हो, चाहे डिबेंचर्स हो, हम जैसे रिवैल्यूएशन के एंट्रीज भी हैं उनको भी क्लब करने की कोशिश मत करो। शेयर्स के एंट्री में कैपिटल रिजर्व की एंट्री, कभी भी कोई एंट्रीज को क्लब करने की कोशिश मत करो, कोई पॉइंट नहीं बनता। अभी आप लोग बहुत स्कूल लेवल पर हो तो आपको बहुत डिटेल में ही एंट्रीज को करना है, अननेसेसरी क्लबिंग नहीं करनी। ठीक है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ क्लब करने हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे 2 एंट्रीज होती हैं, एक होती है अमाउंट रिसीव्ड करने की, एक है अमाउंट रिसीव करने की और एक है अमाउंट ट्रांसफ़र करने की। जैसे कि अगर हम फर्स्ट कंडीशन लें, इशूड एट पार, रिडीम एट पार, तो हमने जब अमाउंट रिसीव करते हैं तो अगर ये भी 100 पर है और ये भी 100 पर है तो हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये पूरे 100 से करेंगे और जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो यही X% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर। ये ध्यान रखना, जो डिबेंचर है वो हमेशा ही फेस वैल्यू से होगा, कंडीशन कोई भी हो ये हमेशा फेस वैल्यू से होगा, तो ये 100 से ही होगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन है इशूड एट डिस्काउंट
रिडीम एट पार, यानी कि हमने 95 पे इशू किया और रिडीम हम पूरा 100 कर रहे हैं। तो जब हम इशू कर रहे हैं तो हमारी फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू X% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। जितने से हमने रिसीव किया, हमने 95 रिसीव किया ना, तो हम 95 से ही एंट्री करेंगे और नेक्स्ट एंट्री जितने से हम यहाँ क्रेडिट करेंगे उतने से ही डेबिट करेंगे। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 95, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 5। ये जो डिस्काउंट टर्म हमने लिखी है इसकी जगह हम लॉस भी लिख सकते हैं। 2 X% डिबेंचर्स, इसमें हमेशा ही फेस वैल्यू आएगी तो ये 100 हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से ये एंट्री हो गई। अब थर्ड केस, इशूड एट प्रीमियम रिडीम एट पार, यानी कि 120 और 100। तो जितने पे भी हम इशू करते हैं फर्स्ट एंट्री में वही अमाउंट आता है। जैसे कि यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट X% एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, हमें अमाउंट तो 120 मिला है ना, तो ये 120 हो गया। जबकि यहाँ पर X% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 120। अब डिबेंचर्स अकाउंट को तो हमेशा ही फेस वैल्यू से करेंगे, तो 2 X% डिबेंचर्स 100 और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम 20, ठीक है। तो ये सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया। ये 3 वो केसेस हो गए जबकि हम इशू अलग अलग केसेस में कर रहे हैं लेकिन रिडीम करने में एक ही केस है, एट पार। अब हम बाकी के 3 केसेस करते हैं, वापस से स्टार्टिंग से आते हैं। इशूड एट पार एंड रिडीम एट प्रीमियम, 140 पे हम रिडीम कर रहे हैं। तो पहली एंट्री जितना अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 100 और X% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब बात यह है कि यहाँ तो 100 ही आएगा क्योंकि जितना क्रेडिट हुआ उतना ही डेबिट करेंगे। जो डिबेंचर है उसमें भी फेस वैल्यू आएगी। तो जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है वो लायबिलिटी है, तो हमारी लायबिलिटी रेज हो गई टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 40। अब क्योंकि लायबिलिटी रेज हो गई और 100 के बदले में हमें अभी से पता है कि हम 140 रुपये दे रहे हैं, तो वो हमारे लिए लॉस भी हो गया। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। बात यह है कि इस लॉस को हमें इन द सेम ईयर ऑफ इशू राइट ऑफ करना ज़रूरी है। मतलब जिस साल आपने डिबेंचर्स इशू किए हैं उसी साल आपको ये डिबेंचर्स का लॉस राइट ऑफ करना ज़रूरी है। पहला, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम के थ्रू राइट ऑफ कर दो। अगर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम सफिशिएंट नहीं है तो सरप्लस के थ्रू लेंगे हम, ठीक है। ये वाला केस हो गया। अब 5th में हम लेंगे इशूड एट डिस्काउंट। अब ये डिस्काउंट भी मान लो 95 है। रिडीम एट प्रीमियम 140। तो जो पहली एंट्री होगी वो तो फिर 95 से होगी। अब ये भी डिस्काउंट भी हमारे लिए लॉस हो सकता है, तो यानी कि 5 रुपये का लॉस तो यहाँ आ गया, 40 रुपये का लॉस यहाँ आ गया, तो यहाँ तो कोई चेंज नहीं आएगा।
ये अलॉटमेंट 95 आ गया, लेकिन जब यहाँ हम लिखेंगे अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 95, तो टोटल जो लॉस है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, वो हमारा टोटल 45 हो गया। हम इसको दो अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। हम ये लिख सकते हैं कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 5, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 40, बट अल्टीमेटली उस डिस्काउंट को भी बाद में हमें लॉस के अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्लबिंग कर सकते हैं कि हमने एक साथ ही लॉस लिख दिया 45, और फिर x% डिबेंचर्स, ये जो x% है इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है 9%, 8%, 10%, 15%, मतलब वो ये डिनोट करता है कि इस डिबेंचर पे कितना इंटरेस्ट कंपनी पे कर रही है। ठीक है, तो x% डिबेंचर्स और 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये 100 हो गया और ये 40 हो गया, दोनों साइड इक्वल हो गई। लास्ट केस, इशूड एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम, यानी कि हमने 120 और 140। अब हमेशा फेस वैल्यू से कंसिडर करोगे, ये मत सोचना कि 120 मिलके 140 जा रहे हैं, नहीं, फेस वैल्यू देखो, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट 120, टू 120, ये एक एंट्री हो गई। अब x% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 120, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 40, क्योंकि 100 रुपये का हम 140 में दे रहे हैं, तो 40, और 2 x% डिबेंचर्स, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये हो गया प्रीमियम 40 और सिक्योरिटीज प्रीमियम 20। तो ये 6 केसेस हैं। आपके जो आगे के टॉपिक्स हैं उनमें भी अगर आपको ये 6 केसेस अच्छे से पता है तो आपके लिए डिबेंचर्स के सारे टॉपिक्स बहुत इजी हो जाते हैं, क्योंकि इनका यूज सारे टॉपिक्स में है। ठीक है, तो अभी आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और जो इसके बचे हुए टॉपिक हैं वो फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं कवर। ठीक है, तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है, thank you.